देखो वो रहे दोनों। अरे कौन हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? ले जा रहे हो मुझे? मीशा, ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मीशा, कहाँ? कौन हो तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो? बाबा, बाबा ये लोग मुझे कहाँ? इस औरत को और उसकी बच्ची को इस हालत में जबरदस्ती कहां लेकर जा रहे थे? घर की बहू घर के अंदर क्यों नहीं? और ऐसा क्या हुआ था जो हरि ने अपनी बहू दिव्या और उसकी बेटी मीशा को घर से अलग रखा था? मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आखिर कब तक मैं उन दोनों को यहाँ रख पाऊंगा, और आखिर रखते होगा भी क्या? बात क्या है आपको भी पता है और मुझे भी, और आज नहीं तो कल हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ को भी पता चल जाएगा। एक बार पहले भी ऐसा केस हुआ था, जब स्टाफ को पता चला तो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, स्ट्राइक पे जाने लगे, हंगामा हो गया। और अगर किसी को पता चला कि उन्हें क्या बीमारी है तो डॉक्टर गुप्ता, ये हॉस्पिटल आपका है, आपके स्टाफ का नहीं। मैं आपको उनका इलाज करने के लिए तो नहीं कह रहा हूं मैं। डॉक्टर प्लीज, जितने दिन हो सकते हैं आप उन्हें संभाल लीजिए। और वैसे भी उन दोनों के पास मुझे लगता है ज्यादा दिन नहीं। जरा दिव्या से बात कराना। मैडम जी तो घर पे नहीं है। मैडम जी और बेबी को लेकर वो लोग तो हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल? वो मैडम जी का तबीयत खराब था ना, इसलिए। तबीयत खराब है? क्या हो गया उन्हें? कौन से अस्पताल में है? अच्छा अच्छा, वो हरि बाबू से बात कराओ। माँ जी, साहब भी घर पे नहीं है। साहब भी घर पे नहीं है? और दिव्या के घर वालों को क्या जवाब देंगे? जवाब देगा कौन? मैं तो आज रात को अपने बेटे के श्राद्ध के लिए जा रहा हूं, और किसको क्या पता कि ये दोनों कहाँ हैं। और ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए डॉक्टर के मेरे बेटे को क्या था और इन दोनों को क्या है, वरना सोसाइटी में मेरी नाक कट जाएगी। आखिर क्यों दिव्या के ससुर हरि अपने बेटे की मौत का राज छिपा रहे थे? क्यों वो इस मौत के कारण पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे? और तो और उन्होंने अपनी बहू और मासूम पोती को एक अस्पताल में कैद कर रखा था।
दिव्या की मां सपना को दिव्या और उनकी पोती मिशा के बारे में ना तो कोई खबर थी और ना ही हरी की इस हरकत का कोई अंदाजा। सपना की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने हरी से बात करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि हरी भी किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ है। बेचैन सपना ने एक के बाद एक शहर के सारे अस्पतालों में फोन करना शुरू किया। हेलो, क्या आपके अस्पताल में दिव्या और मीशा नाम से कोई एडमिट हुआ है? जी नहीं। सॉरी मैम, हमने अपने सारे रिकॉर्ड चेक किए बट दिव्या और मीशा नाम की कोई पेशेंट नहीं है। हेलो, वो आपके अस्पताल में दिव्या और मीशा नाम की कोई पेशेंट एडमिट है क्या? जरा देख दीजिए। सॉरी मैम, इस नाम का पेशेंट हमारे यहाँ नहीं है। नहीं है? हेलो, वो आपके अस्पताल में दिव्या और मीशा नाम से कोई एडमिट हुआ है क्या? हाँ हाँ है, हमारे हॉस्पिटल में ही है। आखिरकार सपना को उसकी बेटी और मिशा एक ऐसे हॉस्पिटल में मिले जहां छुआछूत से फैलने वाले रोगों का इलाज होता है। मैं आपसे कह चुका हूँ, अभी हम उन्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? आखिर उन्हें हुआ क्या है? हमें शक है कि उन्हें भी वही बीमारी है जिसकी वजह से उनकी पति की जान गई। उनको तो टीबी हुई थी। दिव्या को भी? दिव्या को टीबी कैसे हो सकती है? टेस्ट अभी हो रहे हैं, दावे के साथ अभी कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते? अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं कह सकते? आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता होना चाहिए। सपना जी, रिपोर्ट्स आने में वक्त लगता है। देखिए, अभी हमें अपने पेशेंट्स को जाके अटेंड करना है। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको खबर कर देंगे। लेकिन कब? कुछ दिन तो लगेंगे। कोई है? सुनिए ना, मेरी बेटी बहुत रो रही है। उसे दूध चाहिए। कुछ दिन ही पहले मेरे पति की भी मौत हुई है। प्लीज, मैं आप लोग के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी बहुत रो रही है, उसे दूध चाहिए। थोड़ा सा दूध दे दीजिए। हाँ बोलो, क्या बात है? डॉक्टर, वो आइसोलेशन वार्ड में जो औरत है, हाँ क्या हुआ उसको? वो अपने बच्चे के लिए दूध मांग रही है। उसकी बेटी बहुत रो रही है डॉक्टर, उसका करना क्या है? और डॉक्टर, आपने अब तक कोई टेस्ट करने के लिए भी नहीं कहा है। कुछ दवाइयाँ देनी है उसे? जो भी करना होगा बता दूंगा। पर डॉक्टर, उसे और उसके बच्चे को हुआ क्या है? कहा ना, जो भी होगा बता दूंगा। जाइए आप यहाँ से। सपना ने डॉक्टर गुप्ता के अस्पताल से उनके फोन का कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन जब कोई खबर नहीं आई तो सपना बहुत घबरा गई और इस डर ने उसे जकड़ लिया कि आखिर दिव्या और मिशा को हुआ क्या है। उसने इंतजार करना छोड़ अस्पताल में लगातार कई बार फोन किया, ये पूछने के लिए कि दिव्या और मिशा की हालत में कोई सुधार आ रहा है या नहीं, लेकिन हर बार अलग अलग जवाब देकर डॉक्टर गुप्ता और अस्पताल के कर्मचारी सपना को टालते रहे। हेलो, हाँ कहिए। मैं दिव्या की माँ बोल रही हूँ। क्या उसकी और मिशा की रिपोर्ट्स आ गई हैं? एक बार कह दिया ना आपसे कि रिपोर्ट जैसे आ जाएगी मैं आपको खबर कर दूंगा।
क्या बार बार आप फोन किए जा रही है? अरे कब कब बताएंगे, कितने दिन? डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुप्ता, मैं दिव्या की माँ, नमस्ते। वो मैं बहुत दिनों से फोन कर रही हूँ आपको, लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही है। डॉक्टर साहब, क्या हो गया है उसको? देखिए, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि बार बार अगर इस तरह से आप यहाँ आकर हमें डिस्टर्ब करेंगी तो हम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते। वो कुछ तो बताइए डॉक्टर साहब, मुझे बहुत चिंता हो रही है। देखिए, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि जैसे कोई पक्का रिजल्ट आ जाएगा हम आपको खबर कर देंगे, लेकिन आप है कि हर दूसरे दिन यहाँ चली आती है और बखेड़ा खड़ा कर देती है। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए, प्लीज जाइए आप यहाँ से। बहुत दिन हो गए, मैं कहाँ जाऊंगी? देखिए, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, जाइए। सिस्टर, यस, हाँ, वो मुझे दिव्या की रिपोर्ट्स देखनी है। रिपोर्ट? आप कौन? मैं उसकी माँ हूँ। वो आपने उसके टेस्ट करवाए होंगे ना, उसके रिजल्ट्स आए होंगे, वो दिखा दीजिए। ये लीजिए। ये इसमें तो कोई भी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है, पूरा खाली है ये तो। हाँ, तो टेस्ट किए कहाँ है? क्या मतलब? सिस्टर, डॉक्टर गुप्ता कब आएंगे? पता नहीं। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर, अरे, आप अभी तक यही हैं? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या मैंने आपसे झूठ बोला? कैसी बात कर रही हैं आप? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपने दिव्या की रिपोर्ट्स के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला? जवाब दीजिए। ये दरवाजा बाहर से क्यों बंद है? एक मिनट, पहले आप ये पहन लीजिए। मास्क, ग्लव्स, क्यों, किस लिए? जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए प्लीज। एक मिनट सपना जी, अपनी बेटी को छूने से पहले आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि दिव्या को भी वही सिम्टम्स है जो विष्णु को थे। ब्लड सैंपल से ये कंफर्म हो गया है कि ये दोनों HIV पॉजिटिव हैं। विष्णु की मौत एड्स की वजह से हुई थी। आजा बच्चा।
क्या इसीलिए आपने मेरी बेटी और मेरी नातिन से आपने मुझे मिलने नहीं दिया? झूठ बोला मुझसे सिर्फ इसीलिए? संध्या जी, हमने तो सिर्फ ये कोशिश की थी कि हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ आपने क्या कोशिश की है। दोनों को यहाँ इस गंदे कमरे में बंद करके रखा। क्या आपके अस्पताल में पेशेंट के साथ ऐसे ही बर्ताव किया जाता है? देखिए, इन दोनों को जानलेवा वायरस है और मैं जानते बूझते दूसरे पेशेंट्स को खतरे में नहीं डाल सकता था। और इन दोनों की जान की आपको कोई परवाह नहीं है। ये भी तो आप ही की पेशेंट थी ना। लेकिन सच जानते हुए भी मैं हॉस्पिटल में इन लोगों को खुला नहीं छोड़ सकता था। ठीक है, अब हमें यहाँ नहीं रहना है। आज और इसी वक्त इन दोनों को डिस्चार्ज कीजिए आप। ठीक है, लेकिन आपके अपने रिस्क पर। चलो मेरा चलो। एड्स ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला और कमजोर बना देती है और इसकी वजह से उसके शरीर में किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं बचती। पूरे देश भर में यह बीमारी तेजी से फैलने लगी। सन 1986 में देश का पहला एड्स का केस सामने आया और सन 2009 में कुल मिलाकर 1,70,000 लोगों की मौत इसी बीमारी की वजह से हुई। लोगों को बस इतना पता था कि यह एक जानलेवा बीमारी है, इसलिए वो एड्स पेशेंट्स को नीची नजरों से देखा करते थे। उनके साथ भेदभाव होता था, इस हद तक कि उन्हें दूसरों से अलग कर दिया जाता था। और तो और डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशन वाले लोग भी इस बारे में ज्यादा जानते नहीं थे। इतने दिनों से तेरी कोई खबर नहीं थी। मैं तो बहुत डर गई थी बेटा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तेरे बारे में किससे पूछने जाऊं। मैंने हरि बाबू से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। बाबा को सब पता था माँ। क्या? मिस्टर विष्णु के ब्लड सैंपल HIV पॉजिटिव आएगा। हमें आपके और मीशा के ब्लड सैंपल्स भी लेने पड़ेंगे। मेरे और मिशा के? क्यों? हम दोनों तो बिल्कुल ही ठीक हैं। हाँ, बस ऐसे ही सेफ्टी के लिए। शंभो, जी काका। जाओ घर का कोना कोना 2-2 बार साफ करो, समझ गए तुम? और किचन में जितना भी सामान पड़ा है, चम्मच, प्लेट, चाय की पत्ती, शक्कर, मसाले, सब बाहर फेंक दो और नवात लेके आओ। जाओ जाओ। सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। तो ये तो सोच, इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? तो अपने लिए ना सही, कम से कम मीशा के बारे में तो सोच। हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। खबरदार, अंदर मत आना तुम। अब इस गंदी बीमारी से इस घर को भी गंदा करोगे तुम। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आप हमें अस्पताल में क्यों छोड़ा है बाबा? क्योंकि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं और आज के बाद मुझे बाबा बुलाना मत। मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि हम HIV पॉजिटिव। विष्णु भी? मेरे विष्णु की जान भी इसी वजह से गई थी और ये बीमारी तुमने उसे दी है।
तुमने मारा मेरे बेटे को, इसलिए मैं तुम दोनों को हॉस्पिटल में छोड़ के चला गया था। तुम्हारी जैसी लड़की को जैसी गंदी बीमारी हो ना, उसे तो एक बंद कमरे में अकेले रहना चाहिए। पहले तो मेरे बेटे की जान ली, अब इस गंदी बीमारी से अपनी मां की जान भी लोगी। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। अरे क्या हुआ? कुछ बोलो। प्लीज माँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही है? दिव्या, दरवाजा खोल बेटा। प्लीज माँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती जो बीमारी मुझे और मिशा को हुई वो आपको भी हो जाए। अरे ये कैसी बात कर रही है तू? तू मेरी बेटी है और मिशा मेरी दादी। अरे इस बीमारी के वजह में तुमसे दूर हो जाऊं क्या? मेरी अच्छी बच्ची, दरवाजा खोल बेटा। प्लीज माँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जो विष्णु के साथ हुआ, मेरे विष्णु की जान भी इसी वजह से गई थी, और ये बीमारी तुमने उसे दी है। बस मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी और की भी जिंदगी खराब कर दूं। प्लीज माँ, मेरी बात समझिए। बेटा, मेरी अच्छी बच्ची, दरवाजा खोल। मुझे बहुत चिंता हो रही है। घबराहट हो रही है बेटा, दरवाजा खोल। आइए आइए डॉक्टर साहब, देखिए ना उसे बहुत ऐसा दरवाजा बंद कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, दरवाजा नहीं खोल रही है। दिव्या, दिव्या, दरवाजा खोल बेटा। देखो तुमसे मिलने कौन आए हैं? डॉक्टर बैनर्जी। दिव्या बेटा, इट्स मी डॉक्टर बनर्जी। बेटा तुम सोचता कि तुमसे ये बीमारी दूसरे को फैल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये बगल में बैठने से या छूने से नहीं होता बेटा, ये सब गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है बेटा ये इस बीमारी के बारे में। मगर डॉक्टर गुप्ता ने कहा था कि अरे डॉक्टर गुप्ता का बात बिल्कुल मत सुनो, उसे कुछ भी नहीं मालूम। सन 1990 के दौर में तो लोगों को इस बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि तब ये एक तरीके से एक नई बीमारी थी। लेकिन हैरत और शर्म की बात यह है कि अब 20 सालों बाद भी कई लोग एड्स पेशेंट्स के साथ घृणा से पेश आते हैं। लेकिन डॉक्टर बनर्जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने दिव्या को एड्स के बारे में बिल्कुल सही जानकारी दी और उसका साथ दिया। आओ दिव्या बेटा, बैठो। देखो हम तुमको समझाता है, इस बीमारी के बारे में हम तुमको पूरा बताता है। दुनिया भर के बड़े से बड़े डॉक्टर ने इस बीमारी पर रिसर्च किया, उसके बाद जितने भी कंफ्यूजन थे इस बीमारी को लेकर के लोगों के दिमाग से वो खत्म हो। ये बीमारी सिर्फ 3 तरह से एक इंसान से दूसरे इंसान में पास होती है। वो अलग अलग पार्टनर के साथ अनसेफ फिजिकल कांटेक्ट करने से, नंबर 2 इन्फेक्टेड निडल या खून या फिर सिरिंज का इस्तेमाल करने से, और तीसरा प्रेग्नेंट मां से उसके अपने बच्चे। हेलो दिव्या, आज मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तुम खाना खा के सो जाना, ठीक है? दिव्या, दिव्या। हाँ मैं कुछ काम से शहर के बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन के बाद वापस आऊंगा। अरे भाई बहुत काम करना पड़ता है यहाँ, टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, अपने खाने वाने का ख्याल रखना। हाँ खा लेंगे, टाइम पे खाना खा लेंगे, बस तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ। डार्लिंग। दिव्या का पति विष्णु उसे धोखा दे रहा था।
शादीशुदा होने के बावजूद उसके गैर औरतों के साथ नाजायज संबंध थे और उसकी इसी लापरवाही और अय्याशी की वजह से दिव्या और उसकी बेटी इस जानलेवा बीमारी के शिकार हो गए। ये सच जानकर दिव्या के अंदर जो आक्रोश का भवंडर उमड़ रहा था उसका शायद हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखो बेटा, तुम बस हिम्मत मत हारना। ऐसा नहीं है कि HIV का जो मरीज है वो एकदम से मर जाता है। मैं तुम्हें और मीशा को ड्रग दूंगा। इससे ये होगा कि तुम और मीशा धीरे धीरे रिकवर करने लग जाओगे और फिर थोड़े समय के बाद तुम आम आदमी की तरह लाइफ जी सकती हो। डॉक्टर बैनर्जी, क्या सचमुच ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है बेटा। लेकिन बस ये मेडिसिन थोड़ी सी महंगी है। पैसों की चिंता आप मत कीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है, ভালো, আমি চলছি। नमस्ते। लेकिन माँ, महंगी मेडिसिन कहाँ से आएंगी माँ? तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। जब एक रास्ता खुल गया है ना तो इसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, सर मैं अपने लिए जॉब ढूंढ रही हूँ। ये मेरी फाइल है, अकाउंटेंट, सेक्रेटरी, कोई भी जॉब चलेगी। आपकी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है। आर यू ओके? हाँ, थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन मैं काम कर सकती हूँ। सर मुझे कोई भी जॉब चलेगी, आप बताइए ना। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, पर तकलीफ क्या है आपको? आई एम HIV पॉजिटिव। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? गेट आउट! सर सिर्फ मुझे जॉब चाहिए और कुछ नहीं सर, प्लीज। गेट आउट प्लीज, प्लीज प्लीज, चले जाइए यहाँ से। ले बेटा, तू एक काम क्यों नहीं करती? तू ना लोगों को इस बारे में बताया ही मत। क्यों मम? मैं क्यों छुपाऊं? मैंने क्या गलती की है? मैं जानती हूँ बेटा, तूने कुछ गलत काम नहीं किया है, पर लोगों को ये कौन समझाएगा कि ये बीमारी छूने या साथ काम करने से नहीं फैलती। तुझे तो पता है ना कि तू किसी की जान खतरे में नहीं डाल रही है, फिर क्या फर्क पड़ता है? मत बता। जैसे मुझे किसी ने नहीं बताया था। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। डॉक्टर गुप्ता इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद निशा और मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं, तो फिर लोगों से क्या शिकायत करना? लोगों को तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। फिर क्या करेगी तू? लोगों के अंदर जो इसके बारे में डर है, गलत फहमी है, वो दूर करूंगी। मैं ये बताऊंगी कि HIV पॉजिटिव भी नॉर्मल इंसानों जैसे ही होते हैं। दिव्या ने जी तोड़ कोशिश की कि उसे कहीं भी किसी भी तरह का छोटा मोटा इज्जतदार काम मिल जाए, लेकिन वो जहां भी नौकरी मांगने जाती, लोगों को जैसे ही पता चलता कि वो HIV पॉजिटिव है, वो उसे वहां से फौरन बाहर कर देती, वो उससे दूर भागती। हालांकि दिव्या ने पुरजोर कोशिश की कि वो लोगों के जहन से इस बीमारी से जुड़ा भ्रम दूर कर सके, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। डॉक्टर बनर्जी की दवाइयों का असर दिव्या पर तो हो रहा था, पर अफसोस मिशा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मिशा के शरीर में HIV का इंफेक्शन बढ़ता चला गया है और आखिरकार वो एड्स की शिकार बन गई। HIV पॉजिटिव होना सिर्फ एक इंफेक्शन के लक्षण है, लेकिन जब ये इंफेक्शन इस हद तक बढ़ जाता है कि इंसानी शरीर कोई भी छोटी मोटी बीमारी से अपना बचाव न कर पाए, तो ये एड्स का रूप ले लेता है। HIV पॉजिटिव इंसान कई सालों तक आम तरीके से जिंदा रह सकता है, लेकिन एड्स एक घातक रोग है।
ऐसे नहीं रोते बेटा, मम्मी आ रही है। ओह, आ रही है बच्चा। ओह, आ गई आई मम्मी आई मम्मी। अरे देखो ना, तेज होता जा रहा है बुखार तो, और कोई दवा असर ही नहीं कर रही है। मैं डॉक्टर बनर्जी को फोन। हाँ जल्दी से। देखो मम्मी आ गई। अरे बच्चा नहीं रोते, मम्मी आ गई। इमरजेंसी केस के लिए वो बाहर गए हुए हैं, कब तक आएंगे? अच्छा ठीक है। क्या हुआ, डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना? नहीं, वो तो इमरजेंसी केस के लिए बाहर गए हुए हैं। और एक काम करते हैं, हम इसे ना कोई और क्लिनिक ले चलते हैं। चलो जल्दी। कुछ पैसे रख लो। हाँ। नर्स डॉक्टर कहाँ है? मेरी बच्ची को बहुत बुखार है, प्लीज इसे देखिए ना। डॉक्टर तो नहीं है, लो मैं देख लेती हूँ। काफी बुखार है इससे। हाँ, और एड्स पेशेंट भी है। क्या एड्स? अब यहाँ से जाइए प्लीज। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगी तो कौन करेगा? ऐसे पेशेंट का इधर इलाज नहीं होता, आप प्लीज इसे लेके जाइए। तो अब बच्चे को लेकर हम कहाँ जाएंगे? एक जगह है, डॉक्टर गुप्ता का हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ हर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होता है, शायद वहाँ कोई आपका हेल्प कर सकेगा। हाँ वो तो मैं देख रही हूँ, आपने क्या कोशिश की है? दोनों को यहाँ इस गंदे कमरे में बंद करके रखा। मेरी बच्ची नहीं, कोई और अस्पताल, कहीं और कोई इलाज नहीं हो सकता? नहीं मैडम, पूरे शहर में वो एक ही हॉस्पिटल है। देखिए आपकी रिपोर्ट तो सारी ठीक है, मैं आपको कुछ दवाएं लिख डॉक्टर गुप्ता देखिए, इसकी हालत बिगड़ती चली जा रही है। बुखार में कैसे इसका शरीर कट रहा है। डॉक्टर कुछ कीजिए प्लीज। देखिए मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इस हॉस्पिटल में एड्स के पेशेंट्स का इलाज नहीं होता। प्लीज आप अपनी बच्ची को लेके चली जाइए यहाँ से। चली जाओ? कहाँ चली जाऊँ? तू डॉक्टर होके मेरी बेटी का इलाज नहीं करेगा तो कौन करेगा? एड्स पेशेंट, अरे सबसे गंदी बीमारी तो तू खुद है। देखिए आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। माइंड योर लैंग्वेज। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अपने हॉस्पिटल के स्टाफ की लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकता। चलिए आप यहाँ से। खतरा? कैसा खतरा? कौन सा खतरा? तू डॉक्टर होते हुए तुझे ये नहीं पता कि ये बीमारी सिर्फ खून से या शारीरिक संबंध से फैलती है? क्यों नहीं अपने स्टाफ को समझा देता? देखिए आप मुझे सिखाने की कोशिश नहीं कीजिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। डॉक्टर मैं हूँ, आप नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये एक जानलेवा बीमारी है और पिछली बार भी इस हॉस्पिटल में एड्स के पेशेंट्स की वजह से स्ट्राइक हो चुकी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज आप निकल जाइए यहाँ से। डॉक्टर प्लीज इसको देखिए ना। कहा ना डॉक्टर मैं हूँ, आप नहीं। समझ गए आप? चलिए निकल जाइए आप यहाँ से। क्या सिर्फ इसलिए कि मेरी दिशा को एड्स है? हाँ आपको जो समझना है समझिए। चलिए निकलिए यहाँ से। और आप लोग सब यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो। हॉस्पिटल में और भी पेशेंट है। नहीं है। अरे बेटा तू उठ गई? मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मीशा के जाने के बाद दिव्या तो जैसे पत्थर सी हो गई है। दिव्या बेटी, आई एम सॉरी। जब मीशा को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं तब यहाँ पे नहीं था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है डॉक्टर बैनर्जी। हमको बोलो क्या करना है। तुम जो बोलोगी हम वही करेगा। मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन अपने लिए नहीं, सिर्फ सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरे और मेरे मीशा के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। अगर तुम सच में वाकई कुछ करना चाहती हो तो
तुम्हें मजबूत होना होगा। मजबूत तो मैं बन चुकी हूँ लोगों के ताने सुन सुन के। मैं बस ये समझाना चाहती हूँ डॉक्टर गुप्ता और बाकी लोगों को कि जो मीशा और मेरे साथ हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। फिर क्यों हमें इस तरह देखा जाता है? क्यों डॉक्टर गुप्ता ने डॉक्टर होने के बावजूद मेरी बेटी की जान नहीं बचाई? अगर डॉक्टर्स नहीं समझेंगे हमारी तकलीफ को तो हम बाकी लोगों को कैसे समझाएंगे? इसलिए अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बेटा, एक रास्ता है। हर कदम पर अपने साथ होने वाले भेदभाव से दिव्या तंग आ गई थी। सिर्फ इसलिए कि एचआईवी फैलने का एक तरीका असुरक्षित शारीरिक संबंध है, लोग उसे एक चरित्रहीन और एक गिरी हुई औरत मानने लगे। और इसीलिए उसने सबको एक साथ सबक सिखाने का निश्चय किया ताकि वो अपनी खोई हुई इज्जत और अपनी बेटी के लिए इंसाफ दोनों पर अपना हक जमा सके। लेकिन उसकी ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। उसने मदद के लिए जिस किसी की भी तरफ अपने कदम बढ़ाए, सबकी नजरों में दिव्या के लिए नफरत के अलावा और कुछ नहीं था। मिस दिव्या, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आप जैसी औरतों के केस लड़ने लगा तो बाकी के क्लाइंट भाग जाएंगे और लोग कहेंगे पता नहीं कैसे कैसे वाहियात क्लाइंट हैं। प्लीज, मैं आपका केस नहीं लड़ सकता, आप जा सकती। मैं इसके लिए लड़ रही हूँ। क्या ये आपको कहीं से भी वाहियात लगती है? दिव्या की बात सुनकर वकील के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में अपने लिए शर्म और दिव्या के लिए इज्जत जागी और उसने दिव्या के लिए लड़ने का फैसला किया। पूरी लगन के साथ लगातार 2 सालों तक जूझने के बाद आखिरकार वो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। डॉक्टर गुप्ता, आपने किसके कहने पर दिव्या जी और उनकी बेटी को अपने हॉस्पिटल में रखा? जी, मिस्टर बिश्नोई के कहने पर। उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये हमारे पुराने मित्र हैं और हमारे काफ़ी सालों से घनिष्ठ संबंध रहे हैं, इसलिए मैं उनकी बात को टाल नहीं सका और मजबूरन मुझे इन दोनों को अपने हॉस्पिटल में रखना ही पड़ा। तो फिर आपने उन दोनों का इलाज क्यों नहीं किया? मैं आपको उनका इलाज करने के लिए तो नहीं कह रहा हूं ना। और ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए डॉक्टर के मेरे बेटे को क्या था और इन दोनों को क्या है। कैसे करता जज साहब? मिस्टर बिश्नोई उन दोनों का इलाज करवाना चाहते ही नहीं थे, और अगर चाहते तब भी मेरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ करने से इनकार कर देते, ये जान के कि इन दोनों को एड्स है। देखा जज साहब, कैसा भेदभाव चलता है इनके हॉस्पिटल में। मैं क्या कर सकता था जज साहब, मैं मजबूर था। एड्स के पेशेंट को लेकर एक बार पहले भी मेरे हॉस्पिटल में स्ट्राइक हो चुकी है। डॉक्टर गुप्ता, आप एक सीनियर डॉक्टर हैं और उन्हें ये हिपोक्रेटिक ओथ याद दिलानी थी जो उन्होंने ली थी। हर एक डॉक्टर का ये नैतिक और कानूनी फर्ज बनता है कि वो हर किसी पेशेंट का इलाज करे। मैं अपने स्टाफ की जान को खतरे में कैसे डाल सकता था? डॉक्टर गुप्ता, आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, आपको इतना तो पता होगा कि HIV कैसे फैलता है और इनका इलाज करने में आपको और आपके स्टाफ को किसी तरह का खतरा नहीं होता है। आपने जो किया वो एक डॉक्टर होने के नाते बहुत ही शर्मनाक और गैर कानूनी बात है। अपने पेशेंट के प्रति गैर जिम्मेदार होना और एक मासूम बच्चे को उसकी ज़रूरत पड़ने पर इलाज न करने के लिए ये अदालत आपको 50,000 रुपये जुर्माना भरने का आदेश देती है और ये 50,000 रुपये का जुर्माना दिव्या को उसके मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। साथ ही अदालत डॉक्टर गुप्ता को आदेश देती है कि वो अपने हॉस्पिटल में दिव्या का मुफ्त में इलाज करेंगे और सारे डॉक्टरों को ये भी सचेत करती है कि HIV और एड्स के पेशेंट के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनका भी इलाज बाकी मरीजों की तरह विकसित रूप से होना चाहिए। द केस इज क्लोज्ड। दिव्या जी, क्या आपको उम्मीद थी कि आप ये केस जीत जाएंगी? जी हाँ, मुझे उम्मीद थी। दिव्या जी, आप शायद पहली ऐसी पेशेंट है जिसने खुद से सामने आकर ये कबूल किया है कि आप HIV पॉजिटिव हैं, जो कि काबिल तारीफ है। आप में इतनी हिम्मत आई कैसे? इसके सिवाय मेरे पास में और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मुझे हर तरफ से लोगों ने खदेड़ना शुरू कर दिया था। तभी मैंने फैसला कर लिया था जो मेरे और मेरी बच्ची के साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी।
एक HIV पॉजिटिव और एड्स पेशेंट भी नॉर्मल इंसानों के जैसे ही होता है। हम इस बीमारी का शिकार हुए हैं, हमने जानबूझकर इस बीमारी को नहीं अपनाया, तो फिर क्यों एक एड्स पेशेंट और बाकी लोगों में इतना भेदभाव? क्यों हमें इतनी नीची नजरों से देखा जाता है? बस यही सच मैं सबके सामने लाना चाहती थी। तो क्या आप अब भी एक नॉर्मल जिंदगी की उम्मीद रखती हैं? ऑफ कोर्स, सही ट्रीटमेंट और दवाइयों से एक एड्स पेशेंट भी काफी सालों तक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। मुझे तो डॉक्टर ने 3 महीने का ही वक्त दिया था, लेकिन देखिए अब आपके सामने मैं खड़ी हूँ। अपनी इस जीत के बाद दिव्या ने दूसरे HIV पीड़ित लोगों को सहारा देने के लिए एक NGO में नौकरी करना शुरू कर दिया, क्योंकि खुद वो एक कठिन रास्ते से गुजर रही थी। उसे दूसरों की तकलीफ का अंदाजा था और इसी वजह से उन लोगों को दिव्या में एक अपनापन नजर आता था। उसे देश भर के HIV पीड़ित लोगों से प्यार मिला, क्योंकि खुद की अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़के और उसे जीत की दिव्या ने न सिर्फ अपने और अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगा, बल्कि लोगों की नजरों में एड्स पेशेंट्स के लिए एक इज्जत पैदा की। अनगिनत रुकावटें होने के बावजूद वो अटल रही और अंत में विजयी होकर उसने एक मिसाल कायम की। अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, कल हम फिर हाजिर होंगे एक और बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।